नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में कुछ ऐसी खास जानकारियां देते हैं, कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज्यादा बेहतर हो सके और भी ज्यादा आसान हो सके। तो आज के जो हमारे दो विषय रहने वाले हैं हमारे लाइव फोन कार्यक्रम के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए बताते हैं हम आज किन विषयों पर करने वाले हैं बातचीत। तो हम आज बात करने वाले हैं लीची के बागों की देखभाल के बारे में, और इसके साथ ही बात होगी रबी दलहनी फसलों की देखभाल की। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स नोट कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060 और 61। जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद अब बारी आती है आपको बताने की कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800-520-717। व्हाट्सएप के जरिए भी इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, व्हाट्सएप के जरिए आप फटाफट हमें अपना प्रश्न जो है वो भेज सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कीजिए hellokisan2015@gmail.com। अगर व्हाट्सएप और फोन नहीं कर सकते हैं तो आप ईमेल के जरिए भी अपने प्रश्न जो है वो हमें भेज सकते हैं। तो लीची के बागों की देखभाल पर ज्यादा जानकारी देने के लिए स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विकास दास। और डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर समर्थ लाल मीणा जी, और जो कि हमें रबी दलहनी फसलों की देखभाल के संबंध में देंगे ज्यादा जानकारी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीणा। थैंक यू, नमस्कार। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं इन दोनों विषयों के संबंध में, तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। बस एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से उस दौरान जब आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो, जिससे कि साफ आवाज में आपका प्रश्न सुनाई दे पाए और आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं डॉक्टर मीणा के साथ। डॉक्टर मीणा, जैसे कि हम सभी जानते हैं रबी की जो दलहनी फसलें हैं वो इस वक्त खेतों में लगी हैं, तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो खेतों में लगी हैं? और जैसे कि सर्दी का जो प्रकोप है वो भी बढ़ता जा रहा है, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत जैसे जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे पाला भी जो है वो काफी पड़ता है। तो कैसे अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं और कौन कौन सी फसलें इस वक्त रबी की दलहनी लगी हैं खेतों में, उसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल ज्योत्सना, देखो रबी का मौसम है और इस समय बहुत सारी फसलें खेतों में लगी हुई है। और ख़ासकर बात करें हम दलहनी फसलों की, तो इसमें मुख्य रूप से जो उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं उनमें चना है, मटर है, मसूर है और भी कई सारी दलहनी फसलें हैं। लेकिन ये जो तीन जो फसलें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इस खास करके चना जो है, चना बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कि दलहन का जो उत्पादन है वो लगभग 26 बिलियन टन के आसपास हो गया है। इसमें चने का बहुत बड़ा योगदान है, और जो खरीफ में उगाई जाने वाली में जो अरहर की जो फसल है उसका बड़ा योगदान है। तो कहने का मतलब है कि चना एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, और जो कि रबी के मौसम में उगाई जाती है। तो इस समय चना है, मटर है, मसूर है। और इस समय जैसा कि आपने बताया कि मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी है और ठंडा बहुत पड़ रहा है। कई जगह तो लगभग 0 और माइनस के उस पर चला गया है, और कहीं पाला पड़ने की संभावना है और कहीं पाला पड़ भी चुका है। और तो किसानों को, बस किसान भाइयों को देखना पड़ेगा कि वो लगातार अपने खेतों पर जाएं, फसलों को देखें और उसमें देखें कि कोई कमी तो ना है, कि इसमें कोई खरपतवार तो नहीं है, या फिर कोई पानी की समस्या तो नहीं है, पानी की कमी तो नहीं है, या फिर पाला पड़ने की संभावना है। तो उसमें आप किसान भाइयों को क्या करना होगा, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और अभी किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपनी फसलों को लगातार देखते रहें और उनकी निगरानी करते रहें, फिर बाद में उचित प्रबंधन कार्य हम बताएंगे आपको। बिल्कुल, तो आज हम बात करने वाले हैं रबी दलहनी फसलों की देखभाल के बारे में, और विस्तार से इस विषय के ऊपर ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर मीणा से। लेकिन पहले देखते हैं इस विषय पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। जनवरी का महीना रबी मौसम में अधिक पैदावार लेने और जरूरी कृषि कार्यों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। जिन किसानों ने रबी की दलहनी फसलें लगाई हुई हैं, वे फसल की देखभाल करें। चने की फसल में दूसरी सिंचाई फलियों में दाना बनते समय 70 से 80 दिनों बाद करें। अगर सर्दी में बरसात हो जाए तो दूसरी सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। लंबे समय तक बरसात नहीं हो तो अच्छी पैदावार लेने के लिए हल्की सिंचाई करें। अनावश्यक रूप से सिंचाई करने से पौधों की वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो जाती है, जिसका उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
चने की फसल से भरपूर पैदावार लेने के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पहली सिंचाई जरूरत के हिसाब से बुआई के 45 से 60 दिनों बाद फूल आने के पहले करनी चाहिए। फूल आते समय सिंचाई न करें। सिंचाई के लगभग 1 सप्ताह बाद ओट आने पर हल्की गुड़ाई करना फायदेमंद रहता है। असिंचित या देर से बुआई की दशा में 2% यूरिया के घोल का फूल आने के समय छिड़काव करें। वहीं मसूर की फसल में जड़ सड़न रोग से बुआई के 20 से 25 दिनों बाद पौधा सूखने लगता है। पौधे को उखाड़कर देखने पर तने पर रुई की तरह फफूंद लिपटी हुई दिखाई देती है। मसूर की फसल में उकठा रोग लगने के कारण पौधा धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाता है। इसका छिलका भूरे रंग का हो जाता है और जड़ को चीर कर देखने पर उसके अंदर भूरे रंग की धारियां दिखाई देती हैं। इसका प्रकोप पौधे की किसी भी अवस्था में हो सकता है। जड़ सड़न और उकठा रोग के नियंत्रण के लिए जिस खेत में उकठा रोग लगता हो, वहां उस खेत में 3 से 4 साल तक मसूर की फसल नहीं लेनी चाहिए। उकठा रोग से बचाव के लिए नरेंद्र मसूर 1, पंत मसूर 4, मसूर 5, प्रिया और वैभव आदि प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। तो रबी फसलों की देखभाल से संबंधित अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट, और आइए हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर विकास का, जो स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं और लीची के बागों की देखभाल के संबंध में आज आपसे ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। डॉक्टर विकास, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे देश में कहाँ कहाँ लीची की बागवानी जो है वो किसान करते हैं, तो ये बताइए। और दूसरी बात ये है कि अभी फ़िलहाल जो है कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है? देखिए, लीची तो एक पूरे दुनिया भर में, हमारे भारत में हम लोग दूसरे स्थान पे हैं और भारत में सबसे ज़्यादा लीची का खेती बिहार में होता है। बिहार के अलावा उत्तराखंड में, बंगाल में लीची का बहुत अच्छा खेती होता है। इसके अलावा कुछ कुछ राज्य जैसे झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़, आसाम, ये सब राज्य हैं जहाँ पे लीची का लगभग भारत का 15% प्रोडक्शन इन राज्यों में होता है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में 5-6 साल से कुछ नए राज्य हैं, जैसे पूर्वोत्तर की राज्य हुआ, नागालैंड हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये सब राज्यों में भी लीची का खेती शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में भी लीची का खेती शुरू हुआ है, किसान लोग इसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं। सबसे अच्छा बात है कि अभी तमिलनाडु और कर्नाटक में भी लीची का खेती शुरू हो चुका है और किसान लोग उससे ज़्यादा फायदा ले रहे हैं जी। रही बात जाड़े के लिए जो हमको क्या क्या सावधानियां लेना चाहिए, अभी लीची का पौधा जो बड़े पौधे होते हैं इस समय में वो सुसुप्त अवस्था में अभी हैं और अभी उसमें से जस्ट गले निकलना शुरू हो रहा है। इस समय में किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि लीची का बगीचा में वो इरिगेशन ना करे या कोई भी इमीडिएटली नेक्स्ट 7-8 दिन तक कोई भी स्प्रे ना करे, क्योंकि इस समय में हमारा जो पौधा का डोरमेंसी है वो जस्ट ब्रेक होना शुरू हो रहा है। तो इस समय में पौधा को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना उचित नहीं होता है और उसके बाद 10 दिन के बाद हम लोगों को कुछ स्प्रे करना पड़ता है। और जो नए बगीचा लेकिन जो लोग लगाए हुए हैं वो बगीचे को हमको जाड़े से बचाना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर जो पूर्वी बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जो नए लीची के पौधे बहुत कोमल होते हैं, वो ठंडा के कारण मर जाते हैं। तो किसान भाइयों के अनुरोध रहेगा कि जो ठंडा से बचने के लिए पौधे के ऊपर घास या पुआल का झोपड़ी बना दे ताकि ठंडा के प्रकोप से पौधा ना मरे। बिल्कुल। और भी कुछ मुख्य बातें हैं जो हम आपसे ज़रूर जानेंगे यहाँ पर डॉक्टर विकास, खासकर जो हमारे लीची के किसान हैं इस वक्त, वो अगर हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है आज की बातचीत। तो लेकिन पहले देखते हैं हमारी इस विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। देश में काफी संख्या में किसान लीची की खेती करते हैं। लीची की खेती देश में उत्तरी बिहार, देहरादून की घाटी, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। इस समय बहुत से किसानों ने लीची के बाग लगा रखे होंगे और सर्दी के मौसम में लीची के बागों को देखरेख की जरूरत होती है। अच्छी पैदावार के लिए लीची के बागों में समसामयिक कार्य करने चाहिए। इस समय काफी इलाकों में पाला पड़ रहा है। ऐसे में लीची को पाले से बचाने के लिए उपाय करें। लीची में फूल आते समय सिंचाई न करें, क्योंकि इससे फूलों के गिरने की आशंका हो जाती है।
फूल आने से पहले और बाद में पानी की समुचित व्यवस्था करें। लीची में चूर्णिल आसिता रोग लगने की आशंका रहती है। चूर्णिल आसिता के प्रकोप से बचने के लिए लीची में संस्तुत रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की आधी मात्रा यानी 1.5 किलोग्राम प्रति पौधा फरवरी में इस्तेमाल करें। वहीं फुदका कीट से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.7 से 1.0 मिलीमीटर प्रति लीटर या थायोमेथोमॉक्सम 2 से 3 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। लेकिन किसान इस बात का ध्यान जरूर रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। जिन किसानों ने लीची के नए बाग लगाए हैं वो नवरोपित बागों की सिंचाई करें, साथ ही बागों की निराई, गुड़ाई और सफाई का काम करें। तो लीची के बागों की देखभाल के संबंध में आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से हम बता दें, हमारे आज के लाइव हेलो किसान कार्यक्रम के विषय हैं लीची के बागों की देखभाल, और साथ ही हम जानकारी हासिल कर रहे हैं रबी दलहनी फसलों की देखभाल के बारे में। और अगर इन दोनों विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न आप जानना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर और हमारे ईमेल आईडी के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए जो है वो प्रश्न आया है अंकुर सहाय जी का, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर मीना, ये प्रश्न आपके लिए है कि इस समय गेहूं की फसल में मावा और बथुआ खरपतवार का प्रकोप हुआ है, तो इसका उपचार कौन सी दवा से जो है वो करना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैसे तो गेहूं में बहुत सारी हम हर्बिसाइड देते हैं और हम तो किसान भाई को बोलते हैं कि आप हर्बिसाइड तो सबसे लास्ट में दीजिए। पहले मैं कहूँगा कि अगर हो सके तो निराई गुड़ाई अवश्य करें, क्योंकि लगातार हम हर्बिसाइड या खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या है कि वो खरपतवार मतलब कभी न कभी ऐसे हो जाएंगे रेजिस्टेंट कि वो किसी दवा से मरेंगे नहीं। कि जैसे मैं बता दूं, पहले एक वो हर्बिसाइड था आइसोप्रोचुरोन, तो वो काफ़ी मात्रा में लोग किसान देने लगे थे। फिर उसके बाद कई और भी रसायन आए हैं तो उनको किसान भाई देते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप अगर आपके मामा जो खेत में जो खरपतवार मामा है तो वो ज़्यादा है अगर मात्रा में, तो आप पहली बात तो यह है कि उसमें पहले तो निराई गुड़ाई करिए। आप निराई गुड़ाई करने से क्या है कि दूसरे खरपतवार भी निकल जाएंगे और ऐसा कोई खरपतवार बचेगा नहीं कि वो आगे जाके कोई प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि इसका जो क्रिटिकल पीरियड होता है गेहूं के साथ में जो आपके खरपतवार होते हैं उनका होता है 35 दिन के आसपास। अगर आपकी फसल 35 दिन तक अगर खेत में खरपतवार रहित रहेगी तो आपका जो खेत में जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब बहुत सारे केमिकल्स है, कोई भी आप केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी रिकमेंडेड है, लेकिन ये है कि आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले निराई गुड़ाई करें और उसके बाद कई हर्बिसाइड हैं जैसे मेट सल्फ्यूरोन भी है, उसको आप ले सकते हैं, सल्फ्यूरोन भी है, उसको आप ले सकते हैं। पर इनकी जो मात्रा आप मिक्सर करके भी डाल सकते हैं। तो दो अगर हर्बिसाइड आप एक साथ डालेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा बजाय सिंगल के। तो इसकी जो मात्रा होती है उसको भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी कितनी मात्रा आपको लेनी है। जैसे कि एक हर्बिसाइड है मेट सल्फ्यूरोन है, उसका आप अगर 150 ml ले लेंगे, दूसरा आपका है उसका आप 50 ml ले लेंगे। तो इस तरह से घोल बना करके आप देंगे तो वो अच्छी तरह से खरपतवार का नियंत्रण करेंगे बजाय सिंगल हर्बिसाइड के या सिंगल खरपतवार नाशी के। जी बिल्कुल। और अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर विकास का। डॉक्टर विकास, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने बताया कि लीची अभी कौन सी अवस्था में जो है, और इसी अवस्था को देखते हुए अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, तो लीची के बागों में अभी पोषक तत्व प्रबंधन के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे किसानों को जो है वो अपने लीची के बागों में डालनी चाहिए? देखिए, लीची में अभी लगभग 15 दिन के बाद उसमें फूल मंजर आना स्टार्ट होगा। तो इस समय में 15 दिन के बाद ही लीची में कोई हमको कल्चरल प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है। जब मंजर आ जाता है उस समय में लीची में एक कीड़ा होता है, उसका इनफैक्ट पहले प्रबंधन करना जरूरी होता है, जिसको हम लोग स्टिंग बग कुछ जगह में आने लगा है पूरे भारत में। कुछ जगह में जब स्टिंग बग आ जाता है पूरे के पूरे लीची क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो किसान भाइयों को मेरा अनुरोध रहेगा अपने बगीचा में अच्छी तरह से घूम के अभी देखें इस समय में जो स्टिंक बग है या गंधी बग उसको बोलते हैं, वो 1 या 2 पेड़ में जमा होकर रखा होगा।
तो उसमें हम लोगों को स्प्रे कर लेना पड़ेगा। अगर वो लाल रंग का कीड़ा थोड़ा बड़ा आकार का होता है, वो पहले बहुत इंपॉर्टेंट कीड़ा नहीं था, पिछले 7-8 वर्षों से बहुत जगह में ये बहुत हानि पहुंचा रहा है। तो एक दवाई आता है थायाक्लोरपिड, जिसको हम लोग 0.3 ml प्रति लीटर पानी, उसके साथ हम लोग लैम्ब्डासाइलोथ्रीन या प्रोफेनोफॉस, ये प्रोफेनोफॉस 1 ml पर लीटर, ये दोनों को मिला के जब हम लोग स्प्रे करते हैं तो ये कीड़ा बहुत मात्रा में फर्स्ट स्टेज में ये खत्म हो जाते हैं। जब फ्लावरिंग हो जाते हैं और फूल आने के बाद हम लोगों को तब लीची में स्प्रे करने का जरूरत पड़ता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, पर्टिकुलरली बोरन और जिंक का। बोरन 4 ग्राम प्रति लीटर और जिंक सल्फेट 2 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे हम लोग फ्लावरिंग हो जाने के बाद हम लोग को कर लेना चाहिए, जिससे हम लोग को फूल का जो फ्रूट सेट होने के बाद जो झड़ना का प्रॉब्लम होता है वो कम हो जाता है। और बोरन जो होता है वो फ्रूट में धीरे धीरे फ्रूट में जो ग्रोथ है उसको बढ़ा देता है। फ्रूट सेट जब हो जाता है उसके बाद किसान भाइयों को एक प्लानोफिक्स करके एक दवाई आता है, जो 1 ml दवाई 4.5 लीटर पानी में घोल मिला के इसका स्प्रे करना चाहिए फल लगने के बाद। फ्रूट सेट होने के बाद इसको हम लोग अगर 2 स्प्रे 15 दिन के अंतराल में करते हैं तो फल में आकार में वृद्धि होता है, फल का फटना कम हो जाता है और फल का झड़ना भी कम हो जाता है। ये कुछ सावधानियां लेना चाहिए। रही बात जो न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन की, जब फ्रूट सेट होने के बाद हम लोग नाइट्रोजन एप्लीकेशन का जो 1/3 डोज है, पर्टिकुलरली बड़े पेड़ में अगर हम लोग 300 ग्राम नाइट्रोजन प्रति पौधा के हिसाब से हम लोग अगर डालते हैं तो ये जो फल का ओवरऑल जो ग्रोथ में ये मदद करती है। बिल्कुल, और इसी संबंध में आपसे विशेष जानकारियां आगे भी हासिल करते रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं लीची के बागों की देखभाल की और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं रबी दलहनी फसलों की देखभाल के संबंध में भी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मीना और स्काइप के जरिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विकास दास। दोनों ही विषयों के संबंध में हमारे विशेषज्ञ आप तक जो है वो जानकारियां पहुंचा रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 8800520717। यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और अपने प्रश्न जो है वो सीधे हम तक पहुँचा सकते हैं। ईमेल ID hellokisan2015@gmail.com। तो मेल के ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी माध्यम अपनाइए और फटाफट से अपने प्रश्न जो है वो हम तक पहुँचाइए।
डॉक्टर मीणा, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, पाले के संबंध में कुछ और विशेष जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि पाला पड़ रहा है फसलों में, किसान कैसे जो है वो उसके बारे में जांच कर सकते हैं और कितना नुकसान हो सकता है वैसे पाले से फसल को? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका। देखिए, मौसम सर्दी का है और जो दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है, इसमें ज़्यादातर तापक्रम काफ़ी नीचे तक चला जाता है। जब तापक्रम बहुत कम हो जाता है, यानी बहुत नीचे चला जाता है, जीरो के आसपास आ जाता है, तो उस समय पाले पड़ने की संभावना होती है। एक्चुअली होता क्या है, पाला किसान भाइयों को पता होगा वैसे तो, लेकिन मैं बता दूं आपको, पाला पड़ता क्या है कि जब आपकी जो फसल है उसमें जो दाने लग रहे हैं या पक रहे हैं, बन रहे हैं, तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उस समय, क्योंकि पकने के बाद तो पानी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अभी हमारा जो पौधे हैं, हमारे जो भी फसलें हैं इस समय, वो क्या है कि उनमें दाने बन रहे हैं, और जैसे कोई भी फसल हो उसमें दाने बनने की अवस्था उस समय चल रही होती है, तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो होता क्या है, जब तापक्रम जीरो के आसपास आ जाता है तो जो पानी जो रहता है वो उसमें आपके जो सीड में, उसमें दाने में वो जम जाता है। जब पानी जम जाएगा तो उसका वो आयतन बढ़ जाता है, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो फसल का जो दाना है वो क्रश हो जाएगा, यानी कि वो फट जाएगा, और ऐसे करके आपकी फसल को नुकसान हो जाएगा। तो उससे फिर आपकी फसल है ना काली पड़ जाती है और फसल लगभग मर जाती है। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत ही अत्यधिक नीचे तापक्रम चला जाएगा तो ये आपकी फसलों के लिए हानि हो सकता है। और कई जो प्लेन एरिया होते हैं, विशेष करके जो उत्तरी भारत है, इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो कई राज्यों में बिल्कुल पाला पड़ने की संभावना पूरी होती है। और इसमें होता क्या है, एक्चुअली आपको पता है कि जब पाला पड़ने की संभावना होती है तो होता क्या है उसमें कि दिन में जो तापक्रम है वो कम रहता है, लेकिन धूप खिली रहती है। जब धूप खिली रहेगी, जोरदार धूप रहेगी, तो ये पक्का मानना कि अगर तापक्रम कम है और शाम को यकायक तापक्रम कम हो जाता है, उसके बाद ये पक्का मानना कि इस नाइट में पाले पड़ने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, तो उस समय आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए किसान भाई को करना क्या है कि या तो आप जो पानी की अगर व्यवस्था है तो एक हल्की सिंचाई आप कर सकते हैं। शाम को आपको लगता है कि आज पाला पड़ने की संभावना है तो आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ किसान भाई चाहे तो एक केमिकल आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। 0.01% का घोल बना करके आप छिड़काव कर देंगे तो जो आपका जो सरफेस, जो सॉइल का सरफेस है और जो आपकी जो फसल है उसका तापक्रम, सरफेस टेम्परेचर है वो बना रहेगा, अच्छा से बना रहेगा, तो पाले से बच सकती है। डॉक्टर मीणा, क्या मल्चिंग के माध्यम से भी पाले से बचाव किया जा सकता है फसलों का? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने ये कहा है। बिल्कुल, मल्चिंग तो मैं पहले ही बताने वाला था, क्योंकि मल्चिंग तो एक बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कारगर तरीका है। अगर किसान भाइयों के पास पुरानी जो फसल है उसका अवशेष बचे होंगे, रेजिड्यू बचा होगा, उसकी पुआल बची होगी, पराली बची होगी, तो उसको आप अपनी फसल के जो बीच में जो कतार होती है उसमें आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें बिछा सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपकी जो जमीन का जो सरफेस का तापक्रम है वो बना रहेगा, वो कम नहीं जाएगा। यानी कि ऐसी संभावना कभी नहीं होगी कि आपकी फसल को पाला हानि पहुंचा सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा अगर आपने मल्चिंग की है तो। बिल्कुल। यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रश्न आए हैं, उनको मैं यहाँ पर जरूर शामिल करूंगी, लेकिन एक बार पहले हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर विकास का। डॉक्टर विकास, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले कि इस वक्त कौन सा कीट है जिसका प्रकोप जो है वो हमारी लीची की फसल पर हो सकता है, कैसे हमारे जो बागवान है वो ये बात जाने कि इस कीट का जो प्रकोप है वो लीची की फसल पे हुआ है? क्या कोई शुरुआती उसके अंदर किसी तरीके के कोई लक्षण दिखाई देते हैं? देखिए, लीची का मेन 2 कीट होते हैं। एक तो सबसे कॉमन कीट होता है कि उसके फल के अंदर जो बीज मिलता है, पका हुआ फल का बीज में एक पिल्लू मिलता है, वो पिल्लू का भी पहला जो इन्फेक्शन होता है वो फ्रूट सेट जब होता है उस समय में होता है। ये साधारण उसका बहुत कॉमन पेस्ट है लीची का, और उसके लिए हमको स्प्रे बहुत जरूरी होता है। उसके लिए एक सिम्टम आज सच दिखता नहीं है, क्योंकि उसका जो मादा है वो अगर हम कोई फल नीचे गिरा होगा, वो गिरा हुआ फल के ऊपर उसका जो डंठल है वहां पे हम लोग देखेंगे तो छोटा सा एक छिद्र बना होगा जहाँ के वो एग लेइंग किया होगा, तो उससे भी बहुत फल झड़ भी जाता है। और तो इसलिए हम जब भी फ्रूट सेट होता है उस समय में स्प्रेइंग, पहला फ्रूट सेट के बाद पहला स्प्रे हम लोग करते हैं।
वो हो गया फ्रूट बोरर। इसके अलावा जो मैं स्टिंक बग बोल रहा हूँ, वो भारत के कुछ प्रांतों में इसका प्रकोप पिछले 5 से 7 साल में देखने लगा है। ये स्टिंग बग के अगर प्रकोप होता है तो पूरा के पूरा क्रॉप खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए आजकल हम लोग किसान को ज्यादा उसके वार्निंग देते हैं कि अगर ये दिख जाता है तो इसको पहले से नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसको दिखना, इसका रंग लाल रंग का बड़ा एक ट्रायंगुलर शेप का कीड़ा होता है, जो इस समय में जब तक फल नहीं आया है उस समय में वो 2 या 3 बगीचा के 2 या 3 पेड़ में जमा हुआ रहता है। जब फूल आ जाता है तो ये तेजी से उड़ के बाकी फूलों में वो बैठ जाते हैं मंजर में, और उसका रस चूस के पूरा मंजर को सुखा देते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों को अनुरोध है कि अपने बगीचा में घूमें और देखें लाल रंग का कीड़ा जो बड़े आकार की होते हैं, लगभग उसका 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक आकार के होते हैं, ये बगीचा में है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो केवल जो फ्रूट बोरर होता है, उस फ्रूट बोरर के लिए फ्रूट सेट के बाद लामड़ा साइलोथ्रिन 0.5 ml प्रति लीटर का लोग अगर स्प्रे कर देते हैं, और एक बार जो फ्रूट पकने से पहले लगभग 1 महीना पहले अप्रैल के महीने में अगर हम लोग उसका स्प्रे कर देते हैं तो ये फ्रूट बोरर का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉक्टर मीना आपके लिए जो है वो प्रश्न आए हैं, आइए कार्यक्रम में उनको शामिल करते हैं। यहाँ पर हमें महेश मीना जी ने सवाई माधोपुर राजस्थान से प्रश्न भेजा है आपके लिए कि मटर व चने की फसल में क्या नैनो यूरिया और नैनो DAP का इस्तेमाल किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस डोज पर करना चाहिए? देखिए, नैनो यूरिया, नैनो DAP अभी नए फर्टिलाइजर्स आए हैं मार्केट में, और बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते आप, कोई फसल में इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो नैनो यूरिया है उसमें नाइट्रोजन होता है, और बात कर रहे हैं हम चने की और मटर की। तो देखिए ज्योतिषान जी, ये क्या है कि हमारी जो दलहनी फसलें होती हैं इनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता बाहर से देने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है, क्योंकि जितने भी हमारे जो दलहनी फसलें होती हैं वो सभी लेग्यूम प्लांट होते हैं, और इनमें एक कैपेसिटी होती है कि जो नाइट्रोजन होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ये स्वतः ही अपने नाइट्रोजन को हवा से ले लेते हैं और अपनी जड़ों में फिक्स कर लेते हैं। तो जहाँ तक बात दलहनी फसलों की है, दलहनी फसलों में हम लोग बाहर से कोई नाइट्रोजन देते नहीं है। हाँ, शुरुआती तौर पर हम दे सकते हैं, जैसे 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर सब दे सकते हैं, क्योंकि इनमें जो इनकी जड़ें जो होती हैं इनमें गांठें होती हैं, और गांठों में होता है नोडुल जो होते हैं उनमें होते हैं राइजोबियम, जो एक बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारी जो वातावरण में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको जड़ों में वो फिक्स कर देते हैं। तो शुरुआती दौर में क्या होता है, एक्चुअली जो चने की जड़ है या मटर की है या मसूर की है, उनकी जड़ों में जो गांठें बनने का जो सिलसिला है वो थोड़ा धीरे चलता है, और 20-25 दिन उसमें लग जाते हैं बनने में। तो तब तक उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाई चाहें तो शुरुआती तौर पर एज ए स्टार्टर डोज नाइट्रोजन की स्टार्टर डोज आप दे सकते हैं, लेकिन बाद में 20-25 दिन के बाद फसल जब हो जाती है तो इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए आपको ना तो DAP ना यूरिया देने की आवश्यकता पड़ती है बाद में, क्योंकि हम लोग क्या है कि नाइट्रोजन के अलावा जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे फास्फोरस है, चाहे पोटेशियम है, या कोई दूसरे फर्टिलाइजर्स हैं, उनको हम शुरुआती तौर में ही दे सकते हैं। जब हम बुआई करेंगे उससे पहले जो हमारी हमारी जुताई होती है उसमें इन तत्वों को, पोषक तत्वों को मिला देते हैं, और नाइट्रोजन का जो डोज है वो भी हम इसमें कमी देते हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की देने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। बिल्कुल। एक प्रश्न यहाँ पर और शामिल करेंगे, चने में खरपतवार के लिए कौन सा रासायनिक आता है? प्रकाश शर्मा जी ने राजस्थान डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ से हमें ये प्रश्न भेजा है आपके लिए। हाँ जी, वैसे तो एमेजोता पायर नामक करके खरपतवार नाशी है, उसका हम रिकमेंडेशन करते हैं किसानों को, विशेष करके ये जो दलहनी फसलों में, क्योंकि वैसे तो हम लोग चाहते हैं, किसान भाइयों से कहते हैं कि आप अपने खेतों में विशेष करके जो खाने वाली जो आपकी जो फसलें हैं उनमें रसायनों का इस्तेमाल कम से कम करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हमारी चने की जो फसल है, चना है, मटर है, मसूर है, ये जो फसलें हैं ये ज़्यादातर बात करता हूँ मैं चने की और मसूर की, ये कम पानी की फसलें हैं, और इनको हम लोग बिल्कुल वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी इनको हम उगा सकते हैं। तो जहाँ वर्षा आधारित खेती होती है वहाँ पे हम लोग रसायन का इस्तेमाल कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब पूछा है किसान भाई ने, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि एमेजोता पायर करके एक खरपतवार नाशी आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, करीब 50 मिलीलीटर होती है, 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होती है। 50 से लेके 75 मिलीलीटर दवा वो बहुत ही
सफिशिएंट होती है 4 बीघा खेत के लिए। तो चाहे तो आप अमेजन पैर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से चने में और मसूर में इसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, क्योंकि जितने में दलहनी फसलें होती हैं ये क्या है कि वीड्स को आने ही नहीं देती हैं। जी, जी। और या फिर हम उसके अंदर एक शुरू में कर देंगे तो आपको इस तरह के रसायन डालने की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर विकास, अब आपकी तरफ मैं रुक करना चाहूंगी कि आपसे यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सर्दी जो है वो इस वक्त पड़ रही है, और जैसे कि आपने बताया कि उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में भी अब जो है वो लीची के बाग हमारे जो किसान हैं वो लगाने लगे हैं, सर्दी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई प्रबंधन जो है वो इस अवस्था पर लीची में कितनी बार करना चाहिए, और क्या सिंचाई सुबह के समय करनी चाहिए या शाम के समय? देखिए, लीची एक इरिगेटेड क्रॉप है, तो लीची अगर जिनके पास इरिगेशन है उन्हीं को ही लीची लगाना चाहिए। और सर्दी से बचाने के लिए जैसे मैं बताया कि एक तो प्रोटेक्शन देना पड़ता है, पुआल का झोपड़ी बना के उसके ऊपर ढकना चाहिए। इसके अलावा अगर इरिगेशन का फैसिलिटी हम लोग को अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। जो छोटे नए बगीचे लगे हुए हैं उसमें हम लोगों को कोशिश करें कि हम लोग अगर हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार उसमें एक एक बाल्टी भी पानी मतलब डाल देते हैं, तो ये पौधे ये जो ठंडा के कारण इसमें डैमेज हो सकता है ये नहीं होगा। मैं हमेशा इस चीज़ को हम लोग जोर देते हैं कि जो लोग लीची के नए बगीचे लगाते हैं उसमें कोई ना कोई जो अंतर सस्यन को अगर हम लोग करते हैं, जैसे मटर का खेती हुआ, आलू का खेती हुआ, इस टाइप का कोई भी अंतर सस्यन जब करते हैं उसमें हम लोग अपने आप इरिगेशन करते हैं। और ये देखा गया है जहाँ अंतर सस्यन हुआ रहता है उसमें लीची का नए पौधे में मोटिलिटी नहीं होता है, यानी कि पौधे नहीं मरते हैं। और रही बात बड़े आकार की पेड़ में, तो ये जाड़े के बाद जब हमारा फ्रूट सेट हो जाता है उसके बाद लीची में इरिगेशन बहुत जरूरी है। लीची फल का जो गुणवत्ता के लिए इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका फटने से बचाता है। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए जो फ्रूटिंग वाला ट्री होता है उसमें फ्रूट सेट के बाद कम से कम महीने में एक बार हम लोगों को इरिगेशन करना है। तब क्योंकि लीची पौधा बड़े होते हैं तो किसान अगर ड्रिप इरिगेशन फॉलो करते हैं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी का उसमें ज़रूरत पड़ता है, तो ड्रिप इरिगेशन से हम लोग एफिशिएंटली इरिगेट कर पाते हैं जी। तो छोटे जो पौधे हैं उसमें भी अगर किसान लोग ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं तो रेगुलरली इरिगेशन करके जाड़े का जो स्ट्रेस है उससे पौधा को बचा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और दोनों ही विषयों पर और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे, और साथ ही साथ व्हाट्सएप के जरिए जो आप लगातार हम तक अपने प्रश्न पहुंचा रहे हैं उन्हें भी शामिल करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं लीची के बागों की देखभाल की और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं रबी दलहनी फसलों की देखभाल के बारे में। विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें टोल फ्री नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने प्रश्न जो है वो हमें भेज सकते हैं, जो कि लगातार हमें मिल रहे हैं, और ईमेल आईडी के जरिए भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में हम यहाँ पर अगला व्हाट्सएप के जरिए आया प्रश्न जो है वो शामिल करते हैं। ये भी डॉक्टर मीना आप ही के लिए है। इनका नाम है राजकुमार अहिरवार, ग्राम कामत, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से, और ये लिखते हैं कि मटर के फली अगर फूल जाए तो वे क्या करें? जी जी, देखिए, मटर की फली अगर एक सामान्य रूप से अलावा अगर फूलती है तो ये मानना कि वो एबनॉर्मल है।
जनरली क्या होता है, हमारे जो मटर है उसमें कई तरह के रोग भी लगते हैं। जैसे वाइट रस्ट है, वो भी मटर में लगता है कि शुरू में हम देखते हैं कि वो जो पत्तियां होती हैं मटर की, उनमें एक वाइट कलर का जो पाउडर टाइप होता है जी। तो वो आपको नज़र आएगा। तो उसका असर सीधा वो फलियों पर भी नज़र आपको आएगा, क्योंकि ये जो जितने भी इस तरह के रोग होते हैं, जैसे वाइट रस्ट मैं बोल रहा हूँ आपको, कृषि पेरी में जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि इसमें जो फलियाँ बनती हैं तो फलियों में जो दाने बनते हैं उनके साथ साथ इसमें एक एबनॉर्मल ग्रोथ भी होने शुरू कर देती है, और जो फली है उसका जो छिलका है उसका जो आकार वो भी बढ़ जाता है और छिलका मोटा होने लगता है, और आपका जो दाना उसके अंदर बन रहा है वो भी उस रोग से अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा, और वो जो दाना है उसमें बिल्कुल सफ़ेद तरह का चूर्ण आपको दिखने को मिलेगा। तो ये वाइट रस्ट के प्रॉब्लम है और ये एबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं, और उसमें हमारी जो मटर की फलियाँ होती हैं, जब पक रही होते हैं, जब उनमें दाने बन रहे होते हैं, उस समय अगर ये रोग आता है तो फलियाँ बिल्कुल फूल जाएंगी और फलियाँ मोटी हो जाएंगी, और उसमें जो दाने हैं वो उसमें एंटी क्वालिटी का काम करेंगी, और वो मटर आपका किसी भी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उसका आप मार्केट कर ही नहीं सकते हैं। अगर वेजिटेबल मटर आपने किया है तो वो आप उसको बेच भी नहीं सकते हैं। अगर उनको ऐसी फलियों को साथ में आप ले जाएंगे तो आपका जो मटर है उसका आपको मूल्य मार्केट में अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये सब रोगों की वजह से ये सब एबनॉर्मलिटी होती हैं। तो मटर का जो फली है फूलने का मतलब ये है कि उसमें रोग लगा है और वो एबनॉर्मल ग्रोथ उसमें हो चुकी है। तो ये आपकी जो क्वालिटी है या प्रोडक्टिविटी है या उत्पादकता है उस पर कुप्रभाव ये डालता है। बिल्कुल। और यहाँ पे डॉक्टर विकास, व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे पास आपके लिए भी प्रश्न जो है वो आया है। महेंद्र सिंह ढाका जी लिखते हैं झुंझुनू राजस्थान से, और वे ये कहते हैं कि क्या झुंझुनू में लीची की खेती कर सकते हैं और कौन सी वैरायटी जो है उसे ले सकते हैं? देखिए, लीची का खेती उन जगह में संभव है जहाँ पे दो कंडीशन सबसे क्रिटिकल उसका फुलफिल होता है। पहला रिक्वायरमेंट होता है कि जाड़े में हमारे सफिशिएंट ठंडा होना चाहिए, 12 डिग्री के नीचे उसको कम से कम 200 घंटा का टेम्परेचर चाहिए, जो हमें लगता है कि आपके एरिया में हो रहा है। लेकिन दूसरा जो कंडीशन है कि इसमें गर्मी के मौसम में 38 से 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होने से फल का फटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर 40 डिग्री के नीचे गर्मी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है तब वहाँ पे लीची का खेती बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। आपके पास इरिगेशन का साधन होना बहुत जरूरी है। लीची में दो मुख्य वैरायटी है, एक हो गया शाही वैरायटी जो जल्दी पकता है और इसका फल ज़्यादा मीठा होता है, ज़्यादा खुशबूदार होता है और पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और दूसरी वैरायटी है शाही वैरायटी जो देर में पकता है, लेकिन इसका जो फल उतना मीठा नहीं होता है, लेकिन इसका जो रंग होता है बहुत चमकीला लाल होता है और मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, किसान को ज़्यादा प्राइस मिलता है, इसमें उपज भी ज़्यादा होता है। तो ये दो किस्म में से कोई एक किसान, दोनों किस्म मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप लीची को वहाँ पे देखना चाहते हैं तो दोनों किस्म को वहाँ पे लगाएं, क्योंकि एक किस्म अगर ज़्यादा गर्मी के कारण डैमेज भी होगा, दूसरा किस्म जो है वो बरसात में पकता है तो उसमें फल आ जाएगा। और ये दोनों किस्म को जब लगाएंगे तो लीची में आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर विकास, यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ जोड़ना चाहूँगी, जैसा कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया था कि लीची जो है वो अब हमारे दक्षिण भारत के किसान भी जो है इसकी फसल जो है वो लेने लगे हैं। सर्दी के मौसम में कई बार देखा जाता है कि दक्षिण भारत में बरसात भी कई जगह जो है वो हो जाती है, तो क्या बरसात के प्रकोप से लीची के जो अब नए ये जो पौधे आ रहे हैं इनको किसी तरीके का नुकसान हो सकता है? देखिए, जो नए पौधे होते हैं उसके लिए तो हम लोग को बहुत सारे सावधानियां लेना पड़ता है। पानी लीची के पौधे के पास, नए पौधे के पास ज़्यादा दिन तक जमना नहीं चाहिए। और दक्षिण भारत में जनरली जो उनका पठारी एरिया है वहीं पे ही उनका मेन लीची का खेती का प्रसार हो रहा है, जहाँ पे पानी का जमने का चांसेस बहुत कम है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, दक्षिण भारत में जो लीची का पकने का समय वो दिसंबर के महीना में है, जबकि बाकी पूरे भारत में लीची का पकने का समय होता है अप्रैल अंत से लेके जुलाई के महीने तक। और ये क्योंकि बरसात को अवॉइड कर लेता है तो लीची के फल का फटने का चांसेस इस समय में नहीं रहता है, क्योंकि वो जाड़े में वहाँ पे फल पकता है। और इनफैक्ट इसके कारण वहाँ का फल बहुत हाई प्राइस में मार्केट में बिक पाता है, क्योंकि उस समय में और कोई फल मार्केट में रहता नहीं है। और इसको देखते हुए हम लोग हमारे संस्थान से भी पूरे भारत में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे लीची का ऑफ सीजन फ्रूटिंग के लिए हम लोग दक्षिण भारत का उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें और लीची का वहाँ पे प्रसार के लिए कोशिश करें।
बिल्कुल, तो अगर हमारे दक्षिण भारत के किसान इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी जानकारी जो है वो आपने इस वक्त उन्हें दी है कि ऑफ सीजन में भी दक्षिण भारत के अंदर जो है वो लीची की खेती जो है वो बागवानी जो है वो की जा सकती है, जिससे कि दक्षिण भारत के जो हमारे किसान हैं उनको काफ़ी आर्थिक लाभ भी इससे हो सकता है। यहाँ पर अगला प्रश्न हमें घनश्याम जी ने राजस्थान से लिखा है, गंगापुर सिटी से, और डॉक्टर मीणा ये प्रश्न आपके लिए है। इनकी 2 बीघा जमीन है और गेहूं की फसल में जड़ से जो है वो पत्ते पीले पड़ रहे हैं। 2 बीघा जमीन है और गेहूं की फसल में पत्ते पीले पड़ रहे हैं। जड़ से, जी, जड़ से। देखिए, अभी जो गेहूं की फसल मैं समझता हूँ गंगापुर में करीब करीब 1.5 महीने की होगी 1.5-2 महीने की होगी। और इस समय जो गेहूं की फसल है राजस्थान में वो टिलरिंग स्टेज में है, यानी कि कल्ले फूट रहे हैं इस समय। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली विजिट किया मैं राजस्थान का, तो मैं देख रहा था कि ये फसलें अभी टिलरिंग स्टेज में है। और ये टिलरिंग जो स्टेज होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इसमें कई बार क्या होता है कि किसान भाई कई जो पोषक तत्व हैं उनको देना भूल जाते हैं। क्योंकि गेहूं में क्या है कि आज के समय में मैं देख रहा हूँ गेहूं और चावल ये 2 क्रॉप ऐसे हैं, इसको लगातार किसान भाई ले रहे हैं, लेकिन यूरिया के अलावा दूसरा फर्टिलाइजर वो देते नहीं है। जी। जो अभी मैं कई बार मैं विजिट कर रहा हूँ किसानों के यहाँ गया भी हूँ, तो वहाँ पे भी शिकायत ये आई है कि नीचे से वो आपके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं। तो देखो, पीले पड़ने के 2-3 कारण होते हैं। एक तो क्या है कि पोषक तत्वों के प्रबंधन की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने कोई खास पोषक तत्व नहीं दिया होगा जी, और या फिर उसमें कोई रोग लगा है। 2-3 कारण हो सकते हैं। अच्छा, पत्ते पीले पड़ते हैं, उसमें 2 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो है नाइट्रोजन, कि हो सकता है आपने नाइट्रोजन की डोज को सही समय पर नहीं दिया हो, और दूसरा कारण हो सकता है कि सल्फर जो एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी मतलब पत्तियाँ पीली पड़ती हैं। और कई बार क्या होता है कि किसान भाई हर्बिसाइड बहुत डाल देते हैं। हर्बिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कई बार, यानी कि जो खरपतवार नाशी है उसका इस्तेमाल अगर ज़्यादा किया है तब भी आपकी फसल में उसका असर देखने को मिलेगा। ये 2-3 कारण होते हैं उसका। और शुरू में मैं किसान भाई को बोलता हूँ कि भाई जब आप खेती करना शुरू करते हो, क्योंकि ये गेहूं एक ऐसी फसल है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों का ख्याल रखना पड़ता है। तो हमारे जो पौधे हैं उनको 17 एलिमेंट चाहिए जी। लेकिन किसान भाई सिर्फ नाइट्रोजन दे रहे हैं, कोई DAP दे रहा है, फास्फोरस दे रहे हैं और नाइट्रोजन दे रहे हैं, दो एलिमेंट दे रहे हैं। लेकिन उनको 17 एलिमेंट यानी कि 15 एलिमेंट ऐसे और भी हैं जो उनको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मात्रा कम होने के कारण उसको किसान भाई ध्यान नहीं रखते हैं। भले ही मात्रा कम हो, लेकिन एटलीस्ट आपको ये सॉइल का टेस्ट करा के देखना है कि आपकी ज़मीन में कौन सा एलिमेंट है या कौन सा नहीं है। या तो कमी हो सकती है या अधिकता हो सकती है। अगर ज़्यादा है तो आप देने की आवश्यकता नहीं है, अगर कम है तो आप उन एलिमेंट को आप दीजिए। तो ज़्यादातर किसान भाइयों को मैंने देखा है कि वहाँ इम्बैलेंस जो हमारा जो पोषक तत्व प्रबंधन है उसकी वजह से ये आजकल प्रॉब्लम आ रही है। रोगों में तो क्या है कि आजकल हमारे पास काफ़ी वैरायटियाँ ऐसी आ गई हैं जो मतलब रोग रोधी है, तो उसमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं। और दूसरी बात है कि हम किसान भाइयों को हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप फसल लगाएं तो बीज उपचार जरूर करें, तो वो करते ही हैं किसान भाई। तो रोगों की संभावना मुझे कम लग रही है, लेकिन आजकल जो न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व प्रबंधन का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा लग रही है मेरे को। बिल्कुल। डॉक्टर विकास, अब मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जो हमारी लीची की जो फसल है, जब उसमें फल जब आ जाता है तो किस तरीके से तुड़ाई जो है वो करें जिससे कि फल को भी नुकसान ना हो और बाजार में जो है वो उसका भाव भी हमारे किसानों को अच्छा मिले? ये लीची का सबसे जो क्रिटिकल जो ऑपरेशन होता है उसका तुड़ाई होता है, क्योंकि लीची का फल का जो कीपिंग क्वालिटी है वो बहुत कम है। ये 2 दिन में इसका फल के ऊपर ब्राउन कलर डेवलप हो जाता है। तो हमको इस जो तुड़ाई से लेके फल का बेचने तक उसका सारे प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली करना चाहिए। लीची का फल क्योंकि हमारा ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, ये तोड़ने के बाद और इसमें मिठास बढ़ता नहीं है। तो किसान भाई बाकी फल जैसे आम हुआ, केला हुआ, इसको कच्चा हालत में तोड़ने के बाद हम लोग फल को पका सकते हैं, लेकिन लीची का फल को तोड़ने के बाद और मिठास बढ़ेगा नहीं। तो प्रॉपर उसका हर मैच्योरिटी होने के बाद ही हम उसको तोड़ पाते हैं और उसके बाद ज़्यादा समय रहता नहीं है उसका मार्केटिंग के लिए। तो इसलिए जब फल पक जाता है, हर जगह के लिए लीची का फल का पकने का सही समय अलग अलग होता है। अगर हम लोग पश्चिम बंगाल देखेंगे तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में तक पक जाता है। अगर हम झारखंड देखेंगे तो लगभग 15 तारीख मई तक वो पक जाता है, और बिहार में लगभग 20 से 25 मई में शाही लीची पकना शुरू होता है। उत्तर प्रदेश में जून में फल पकता है। तो अलग अलग जगह प्रांतों में लीची का फल में सही मिठास आने का समय अलग अलग है। वो किसान लोग अपने जरूर पता कर ले
कि आपके एरिया में जो लीची का फल सही मिठास आ चुका है, तभी जाके फल को तोड़े। फल की तोड़ने का जो सही उपाय होता है ये है कि हम लोग सुबह भोर में अगर हम लोग फल को तोड़ते हैं तो सबसे अच्छा होता है। जब भी हम लोग फल की तुड़ाई करें, फल की डाली को लगभग 15 सेंटीमीटर डाली के साथ हम लोग फल को तोड़ना चाहिए। जब भी फल को तोड़े, किसान भाइयों ये ध्यान रखें, फल को तुड़ाई के बाद मिट्टी के ऊपर नहीं रखना चाहिए और नीचे कोई दरी टाइप का चीज बिछा के या तिरपाल बिछा के उसके ऊपर अगर फल को रखते हैं तो उसमें फल में जो फील्ड हीट है, जो मिट्टी का गर्मी है, उसमें नहीं आएगा। और उसके बाद लीची का जो प्रॉपर पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। लीची का लिए सेपरेट पैकेज जो बना हुआ है, जिसमें 30% वेंटिलेशन के साथ पैकेजिंग सिस्टम बना हुआ है, तो उसका ही किसान भाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमेशा कोशिश करें फल का तुड़ाई के बाद लीची का फल को लाके किसी छायादार एरिया में रखे, ताकि उसका जो फील्ड हीट है वो निकल जाए। उसके बाद तभी जाके उसमें पैकेज में डालें, तब जाके लीची का फल हम लोग अगर दूर तक भेजना है हमको तो लगभग 2 दिन तक आराम से रह सकता है। अगर हम लोग लीची का आपके पास अगर कोल्ड चेन है, तब लीची का जो कोल्ड चेन का प्रोटोकॉल है, प्री कूलिंग 10 डिग्री में करने के बाद कोल्ड रूम में हम लोग उसको 2 डिग्री सेल्सियस में रख के उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और उसके बाद स्टोर करते हैं 2 डिग्री में, तो आराम से फल को हम लोग 1 महीने तक भी रख सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं लीची के बागों की देखभाल की और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं रबी दलहनी फसलों की देखभाल की। एक बार फिर से आइए यहाँ पर रुक करते हैं डॉक्टर विकास का। डॉक्टर विकास, यहाँ पर मेरे पास आपके लिए 2 प्रश्न हैं और मैं चाहूँगी कि आप बस उनका थोड़ा ब्रीफ में ही जो है थोड़ा उसका उत्तर दें। पहला तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम अपने लीची की फसल को कहीं बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उससे किसानों को आर्थिक लाभ कितना जो है वो प्राप्त हो सकता है। और दूसरा सवाल ये है एक उपभोक्ता के नज़रिए से, जब हम लीची को जब बाज़ार में आती है, हम अपने घर उसे लेकर आते हैं, जब लीची को छीलते हैं तो उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का कीड़ा सा जो है वो दिखाई देता है, जो बिल्कुल लीची के रंग का होता है और कई बार बहुत ध्यान से देखने में वो दिखता है। तो क्या वो कितना खतरनाक जो है वो कीड़ा हो सकता है? तो ये पहला प्रश्न की बात अगर हम लोग करते हैं कि लीची का एक्सपोर्ट में कितना किसान लोगों को फायदा हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लीची का जो फल जो हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं, लगभग भारत में किसान लगभग 30 से 40 रुपया तक में वो व्यापारी को फल को तोड़ते हैं। और देखा गया है कि जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं लीची में, भारत से लीची बहुत कम एक्सपोर्ट हो पाता है, उसका एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं होने के कारण। और ये देखा गया है कि जो यूएई में, दुबई में या अबू धाबी का मॉल में लगभग 500 से 600 रुपया किलो तक फल बिक पाता है। लेकिन भारत के अंदर इतना बड़ा लीची का मार्केट है, अगर प्रॉपर हैंडलिंग टेक्निक को हम लोग फॉलो कर पाते हैं तो लीची, जैसे अगर मुजफ्फरपुर का लीची को अगर हम लोग बैंगलोर तक पहुंचा पाते हैं, वो फल भी लगभग 500 रुपये में बिक पाता है। तो भारत के अंदर ही हम लोग प्रॉपर जो अगर कोल्ड चेन को हम लोग अडॉप्ट कर पाते हैं, उसमें लगभग तुड़ाई से लेके 4 से 5 गुना तक ज़्यादा प्रॉफिट उसमें आ सकता है। रही बात जिस कीड़ा की, उसकी मैं बात कर रहा था, जिसको फ्रूट बोरर बोलते हैं। लीची का ये सबसे कॉमन कीड़ा है।
उस कीड़ा को जब हम लोग नियंत्रण करने के लिए फ्रूट सेट होने के बाद ही पहले उसको स्प्रे कर देना चाहिए, और उसके बाद जो सेकेंड स्प्रे होता है तुड़ाई का 1 महीने पहले उसको स्प्रे कर देना चाहिए। तब ये जो कीड़ा है इसका प्रकोप नहीं रहता है। आज सच कीड़ा हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होता है, लेकिन कोई भी कीड़ा को खाना हम लोग पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए जनरली फल को फेंक देना पड़ता है। लेकिन नो डाउट लीची का कीड़ा को कंट्रोल करने के लिए बहुत समय में किसान सही समय में कीटनाशक का जो स्प्रे नहीं करते हैं, तो उसमें रेसिड्यू रहने का चांसेस रहता है। तो हम लोग हमेशा ये एडवाइजरी किसान को देते हैं कि सही समय में स्प्रे करें, ताकि जो कीटनाशक का जो रेसिड्यू है वो फल में, कि जब उसका ग्राहक उसको फल को खा रहा है उसका तब तक उसका रेसिड्यू ना रहे। तो हम लोग लास्ट स्प्रे जो है उसको बोलते हैं कि हम लोग तुड़ाई का 1 महीने पहले वो करें, उसके बाद कोई स्प्रे ना करें। अगर कोई किसान जैविक में खेती करना चाह रहे तो नीम का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे को रेगुलरली हर हफ्ते में उनको करना पड़ता है, ताकि इस कीड़ा का प्रकोप ना आए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर विकास आप हमारे साथ जुड़े और इतनी बेहतरीन जानकारी आपने लीची फसल की देखभाल से संबंधित दी हमारे किसानों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर मीणा, यहाँ पर आपसे भी मैं यही पूछना चाहूँगी, जो हमारी रबी दलहनी फसलें हैं उसमें कौन कौन से रोग और कीट लगने का प्रकोप रहता है और कैसे जो है वो नियंत्रण कर सकते हैं हमारे किसान? बिल्कुल, देखिए हमारी जो दलहनी फसलें हैं जैसे चना, मटर, मसूर है, चने में और जो आपका मसूर है इनमें कॉमन हानिकारक कीट लगते हैं। तो एक तो हो गया कटवर्म जो कि बहुत अर्ली स्टेज में लगता है, दूसरा हो गया दीमक, फिर तीसरा हो गया आपका पॉड बोरर जो कि बाद में आता है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका जो हानिकारक कीट है वो है पॉड बोरर, क्योंकि वो सीधा चने के दाने को खाता है और उसको खोखला कर देता है। और जो आपका कटवर्म है वो क्या है कि जब हमारी जो फसल जो होती है छोटी 1 महीने की 1.5 महीने की होती है, तो ये रात में ये खाता है, इसको काटता है, तो कट करके ये मतलब हमारी जो फसल उसको नीचे गिरा देता है। तो ये शुरू में नुकसान करता है। उसके बाद ये दीमक का भी प्रकोप होता है, और दीमक काफ़ी एरिया में, जैसे कि मैं बात करूं जहाँ पे बलुई दोमट मिट्टी होती है, थोड़ी सी वैसी मिट्टी होती है सैंडी सॉइल टाइप, वहाँ पर दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है। और जब पानी की कमी होती है उस एरिया में भी दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है। और स्टैम्प जो आपका जो पॉड बोरर है वो तो बाद में आता है, जब आपकी फलियाँ बन जाती हैं तो ये बाद में आता है। तो इनका सबका इलाज मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो क्या है कि हमें शुरू में ही हमारे जो बीज है उसका उपचार करना चाहिए, और अगर बाद में अगर ये आते हैं तो कटवर्म के लिए हम लोग एक इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसकी जो मात्रा होती है वो करीब 3 ml जो 3 मिलीलीटर जो दवा होती है वो 10 लीटर पानी में मिलाकर घोल बना करके छिड़काव करते हैं। अगर दीमक का प्रकोप अगर खेत में है तो आप देखेंगे कि जब आप पौधे को उखाड़ेंगे, कुछ सूखा हुआ पौधे को उखाड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वो जड़ को खाकर छोड़ देता है और वो उसमें दीमक लगी आपको मिलेगी। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर दवाई आती है उसको बोलते हैं क्लोरोपाइरीफॉस, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा भी आप 1 ml मात्रा को आप 2 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। छिड़काव करने का मतलब कि आप जब इरिगेशन देते हैं तो उस समय इसको आप से वाले पानी में मिला करके आप दे सकते हैं। और जब बात करूं मैं आपके पॉड बोरर की, वो जो फली लगने शुरू हो जाती हैं उसके बाद ये कीड़ा आता है, तो उस समय भी आप एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, उसका नाम है इमिडाक्लोप्रिड, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे भी ये हानिकारक कीटों का प्रकोप कम हो जाएगा और उनका नियंत्रण किया जा सकता है। और बात करूं मैं आपके रोग की, तो रोगों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है विल्ट, यानी घुटा रोग जो होता है वो चने में भी लगता है और आपका उसमें भी लगता है, आपके मसूर में भी लगता है, और ये किसी भी अवस्था में लग सकता है, शुरू से लेकर एंड तक लग सकता है। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें हमेशा बीज को हम उपचार करके ही बोएंगे और क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे। बार बार एक खेत में सेम फसल नहीं करना चाहिए, 2-3 साल बाद वो फसल को करें, तो ये जो उकठा रोग है इसका नियंत्रण किया जा सकता है। अब मैं बात करूं मटर की, मटर में एक इम्पोर्टेंट जो कीड़ा होता है वो है स्टेम फ्लाई, और दूसरा होता है आपका रस्ट। ये दो ही इम्पोर्टेंट, एक रोग रस्ट हो गया, आपका जो स्टेम फ्लाई ये भी कीड़ा हो गया। तो इसकी रोकथाम के लिए भी कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब आप सोइंग करते हैं उस समय। तो बीजों का उपचार करें और क्रॉप रोटेशन अपनाएं, और 2-3-4 साल में उस क्रॉप को आप दोबारा बो सकते हैं। लगातार एक खेत में वही फसल को ना बोएं, ऐसे आप नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर मीणा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और बहुत अच्छी जानकारी दी और अपना इतना समय आपने दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।
तो आज हमने जाना कि किस तरीके से लीची के बागों की देखभाल आपने करनी है और रबी दलहनी फसलों की देखरेख भी आपने किस प्रकार से करनी है। उम्मीद है ये जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। और अब आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि हमारे अगले लाइव फोन कार्यक्रम का विषय क्या रहने वाला है। तो हमारा अगला विषय होगा रबी फसलों का पाले से बचाव, और इसके साथ ही हम आपको जानकारी देंगे अनानास की खेती के बारे में। इन दोनों ही विषयों के संबंध में पहले से अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें hellokisan2015@gmail.com। और हमारा दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। इस पर आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।